मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? ओके, मुझे दिख पा रहे हैं गौरव जी? मुझे देख पा रहे हैं आप लोग या नहीं? ओके, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शिक्षकों से बातचीत करने का आज सुअवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना काल ने हर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को यह प्रभावित किया है। दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा? दिख नहीं रहा तो कैसे दिखेगा? एक मिनट में जरा सा कैमरा आप सबों का धन्यवाद यह अवसर देने के लिए, खास करके हिस्ट्री बिहार टीचर्स हिस्ट्री ऑफ बिहार इसको ऐसे पकड़े रखना। सेट कर दूँगा ठीक से। कोविड-19 के कारण जो फेस टू फेस कक्षा कक्ष जो संपादित होता था वह प्रभावित हुआ विद्यालयों के बंद हो जाने से, और शिक्षकों की सहभागिता जो वास्तविक रूप से कक्षा कक्ष में होती थी वह कहीं न कहीं अब आभासी रूप, वर्चुअल रूप ले लिया है, जिस कारण जो अधिगम में क्षय हुआ, लर्निंग लॉस, और जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, उन दोनों के बीच के दूरत्व को हम सभी शिक्षकों के मदद से कम करने के लिए कैचअप प्रोग्राम की संकल्पना की गई, और इसे कक्षा 2 से कक्षा 10वीं तक पढ़ रहे उन सभी नामांकित शिक्षार्थियों के लिए कार्यान्वित करने की योजना है, जिससे विगत 1 वर्ष में जो उनकी पढ़ाई बाधित हुई, जो विद्यालय से वे अपनी सहभागिता विद्यालय में नहीं कर पाए, जिसके कारण
ऑनलाइन पढ़ाई तो हुई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई भी सभी बच्चों तक सशक्त माध्यम के द्वारा अधिगम को सुनिश्चित करते हुए नहीं पहुंच पाई। यह हम सभी शिक्षक इस बात के गवाह हैं और अच्छी तरह इस बात को हम सभी समझते हैं। तो उस एक वर्ष के अधिगम क्षय को, लर्निंग लॉस को ध्यान में रखकर सरकार की योजना, प्रतिबद्धता और के साथ कि हम उस लॉस की भरपाई विशेष कक्षा कक्ष संचालन के द्वारा और पूर्व की कक्षा और वर्तमान की कक्षा के पाठ के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए इस प्रकार करें कि वे वर्तमान कक्षा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिगम की ओर, अधिगम को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। और इसी संकल्पना के साथ यह सोचा गया कि एक वर्ष या विगत शिक्षार्थी के विगत कक्षा की पढ़ाई को ध्यान में रखकर उस कक्षा के उन पाठों को जो वर्तमान कक्षा में वह उत्प्रेषित होकर आया, उसके पाठों के साथ समन्वय स्थापित कैसे किया जाए। और इसके लिए शुरुआती दौर में 3 महीना और 1 महीने में यह सोच निर्धारित की गई कि लगभग 20 कार्य दिवस होंगे। तो 3 महीने में 60 कार्य दिवस को ध्यान में रखकर 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को कैचअप प्रोग्राम के तहत उसको समन्वय के साथ शिक्षार्थियों तक पहुंचाने के लिए सोचा गया। और तब 3 महीने के बाद यह सोच विकसित की गई कि फिर 1 वर्ष जो वर्तमान कक्षा की बात है उसको हम 9 महीने में, शेष 9 महीने में उसको हम उत्कृष्टता के साथ अधिगम सुनिश्चित करते हुए शिक्षार्थियों को की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह संकल्पना थी और इस संकल्पना के पीछे सरकार की यह भी मंशा थी, यह भी अनुभव रहा है और हम शिक्षकों का भी अनुभव रहा है कि ऐसा क्यों लोगों ने सोचा। इस पर हमें सोचना होगा। हम सभी शिक्षकों को मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड टीचिंग का अनुभव है। बिहार के शिक्षकों को यह अनुभव है कि शिक्षकों की कमी के कारण एक ही समय में 1 से अधिक कक्षाओं को किसी विषय की पढ़ाई हम कैसे, तो प्रत्येक वर्ग के समन्वय को स्थापित करते हुए उस पाठ को उन बच्चों के साथ साझा करना, यह बिहार के शिक्षकों को अच्छी तरह इस तरह का अनुभव है। तो इसको ध्यान में रख करके यह सोच आई कि कैसे हम लर्निंग आउटकम्स को सिलेक्टेड चैप्टर के माध्यम से लर्निंग इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर रिमीडियल टीचिंग और एक्टिविटीज़ के द्वारा सीमित अवधि में सुनिश्चित कर पाएंगे। तो 5 कारक चिन्हित किए गए। पहला तो लर्निंग आउटकम्स किसके परिप्रेक्ष्य में? लर्निंग इंडिकेटर्स के परिप्रेक्ष्य में। किन सभी चैप्टर्स को हम 3 महीने में नहीं कर सकते, तो सभी चैप्टर्स में से कुछ वैसे चैप्टर्स जो वर्तमान कक्षा और पिछली कक्षा के बीच में समन्वय स्थापित करे, जिससे वर्तमान कक्षा के पाठ को समझने में उसे सहूलियत हो और वह प्रेरणा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान कक्षा की से जुड़े अधिगम को वह सुनिश्चित कर आगे बढ़ सके, उसको ध्यान में रखकर लर्निंग इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर सीमित अवधि में
अपने कुछ शिक्षकों के द्वारा संरचनावाद के सिद्धांत को ध्यान में रखकर, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को ध्यान में रखकर, इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इनोवेटिव इंटरवेंशंस के साथ हम शिक्षकों की पहुंच शिक्षार्थियों तक सहजता के साथ हो, इस सोच को साकार करने के लिए कैचअप प्रोग्राम की बात की गई। लेकिन कुछ चिंताएं हमारी हैं, और वह कुछ चिंताएं हमारी जो हैं वह कहीं ना कहीं आपकी चिंता से मिलती जुलती ही चिंता हैं। क्या है चिंता? कि अब देखिए, हम लोगों ने सोचा तो था एक बदलते परिवेश में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इस कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना से, तो वह शिक्षार्थी प्रभावित हुआ है। शिक्षा जगत में निजी क्षेत्र के शिक्षक जहां बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं, वहीं सरकारी क्षेत्र के शिक्षक भी अपने मूल कौशल से दूर रहने के कारण तरह तरह की मानसिक समस्याओं का शिकार भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे अधिक जो प्रभावित हो रहा है वह है हम लोग का शिक्षार्थी। और इन सब के बीच जो सरकार का यह निर्णय कि विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ करने का जो सरकार का निर्णय हुआ, यह सबके चेहरे पर खुशी ला दिया। शिक्षार्थी हो या अभिभावक या शिक्षक, सबों के मन में यह बात आई कि हम शिक्षकों को जो बीते लगभग 1 वर्ष तक एक्चुअल क्लासरूम से दूर रहे, और एक्चुअल क्लासरूम के को विकल्प के रूप में हम लोगों ने वर्चुअल क्लासरूम जो लिया, मुझे खुशी है कि बिहार के शिक्षकों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वास्तविक कक्षा कक्ष को आभासी कक्षा कक्ष के विभिन्न आयामों को वे अपने द्वारा साकार किया, और जिससे शिक्षार्थियों को फायदा मिला। लेकिन उतना फायदा नहीं मिला जितना कि अपेक्षा की जाती थी, और स्वाभाविक भी था कि जो सामाजिक दूरियों को गुरुओं ने जो गुरुत्व के माध्यम से दूर करने की कमी की, दूर करने की जो कोशिश की, उस कोशिश में व्यवधान भी हुआ, और उसमें कोरोना का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा था कि शुरुआती दौर में हमारी जो चिंता है, जब हम मूल्यांकन करते हैं और जब शिक्षकों से जब हमारी बातचीत हुई और कुछ शिक्षार्थियों से भी, 9वीं 10वीं के शिक्षार्थियों से जब मैं बात किया, तो सबों की चिंता थी कि शुरू का 3 वर्ष कक्षा कक्ष में, नए कक्षा में जाने के बाद जो 3 महीना होता है अप्रैल मई जून का, वह नई ऊर्जा के साथ नई कक्षा के चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए सभी तत्परता से उसको स्वीकार करते हैं और कुछ नया सीखने का जुनून अपने अंदर लेकर वे जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होती है वह एक आयाम तो बंद हो जाता है, लेकिन ग्रीष्मावकाश, बारिश का मौसम आना, अतिवृष्टि, फिर उसके बाद ठंड, फिर त्योहारों का सीजन, उसके बाद त्योहार ही त्योहार आ जाते हैं। तो उन त्योहारों के सीजन में
इतनी छुट्टियां हो जाती हैं कि शिक्षार्थी और शिक्षक उतनी तत्परता से अपनी बात को, अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाते। मैं यूं कहूं कि शुरू का 3 वर्ष ठीक उसी तरह सूर्य की नई किरण, जो रश्मि, जो सूर्योदय के समय जो आती है, वह नई ऊर्जा और नई स्पंदन के साथ पूरे दिन की दिनचर्या को संचालित करती है। वैसे ही अकादमिक सत्र का शुरू का 3 महीना पूरे अकादमिक वर्ष को सुनिश्चित करने वाला महीना होता है। और हम लोगों ने सोचा था कि 5 अप्रैल से इस मुहिम में हम लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन यह आपदा को वह मंजूर नहीं था और विवशता के साथ शुरू में 11 तक की कक्षाओं को सस्पेंड किया गया। उसके बाद अब 18 तक की कक्षाएं हमारे विद्यालयों में। इस प्रकार जो 60 दिन हमने निर्धारित किए थे उसमें 11 कार्य दिवस निकल गए, और अब जो 60 जो कंपैक्ट हमने किया था 3 महीने के लिए 60 दिन का, उसमें 11 दिन जब निकल जाएंगे तो सिर्फ 49 दिन बचेगा। और यह भी हम आश्वस्त नहीं हैं कि उस 11 दिन के बाद हम कक्षा कक्ष को, वास्तविक कक्षा कक्ष का अनुभव कर पाएंगे, यह भी हम आश्वस्त नहीं हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं हमें पुनः एक नए योजना के साथ सोचने के लिए हम सभी जो कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण शिक्षक हैं, जिनको पढ़ाना, जिनका शिक्षण एक जुनून है, जो शिक्षार्थियों को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, उनके भविष्य को संवारना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है टू नर्चर एंड कल्चर द फ्यूचर, वे सभी को सोचने के लिए विवश कर रहा है कि अब हम कैसे कक्षा कक्ष को संचालित करेंगे, कैसे हम शिक्षार्थियों तक अपनी पहुंच सहजता के साथ सुनिश्चित कर पाएंगे। तो निस्संदेह यह एक समस्या हम लोगों को सोचने के लिए विवश करती है। मुझे लगता है कि पुनः फिर हमें सोचना होगा, पुनर्योजना की बात आएगी, और इसमें कहीं ना कहीं जब हम 4 P's की बात करते हैं, फर्स्ट P इज पॉज फॉर ए मोमेंट, थोड़ा देर रुकें, अपनी समस्याओं पे सोचें, और सोचने पर एक कार्य योजना बनाएं, एक प्लानिंग करें, प्लान करें, और फिर उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें। और जब प्रैक्टिस हो तब फिर उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, फिर प्रेज करने की बात आए। और जब इन 5 P's से जब हम लोग गुजरते हैं, पॉज, प्लान, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एंड प्रेज, तो पुनः हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हम कक्षा कक्ष को कैसे संचालित करें। अब जब आप देखिए कि यह कोविड ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। हम लोग पहले ट्रांजिशन की बात करते थे, जो शिक्षक जानते थे वह हूबहू बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। उससे काम जब नहीं चला, तब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की बात की। तो ट्रांसमिशन से ट्रांजैक्शन की ओर आए। कक्षा कक्ष में वह ट्रांसमिशन जो था वह टीचर सेंट्रिक था, ट्रांसफॉर्मेशन में और ट्रांजैक्शन में हम चाइल्ड सेंट्रिक या लर्निंग सेंट्रिक हम आए, लर्नर सेंट्रिक आए। अब कोरोना हमको उसको और ट्रांसफॉर्मेशन में, जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर हमें शिक्षार्थियों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कहता है। तो अब जो फेज है वह ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। हम टेक्नोलॉजी की भूमिका को नकार नहीं सकते। उसकी उपस्थिति से ही हम सहजता के साथ, आज टेक्नोलॉजी ही है जिसके द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस प्रकार और आज के शिक्षार्थी के लिए यह एक आवश्यकता भी है। तो इस आवश्यकता को एक रिसोर्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हुए बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करें। और जब यह बात आती है
और हमारे जो अनुभव रहे हैं जो मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड टीचिंग की, तो हमें कहीं ना कहीं अब वह समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है कि कक्षा जो पूर्व की कक्षा की बात है और जो वर्तमान कक्षा है, दोनों कक्षा के पाठ के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए इंटीग्रेटेड रूप से उसको पढ़ाने की जरूरत है। जैसे कोई कक्षा 3 का बच्चा है और 3 में हम भाषा की बात करते हैं, हम गणित की बात करते हैं, हम पर्यावरण विज्ञान की बात करते हैं, और वह पूर्व में कक्षा 3 को वह नहीं पढ़ पाया और अब उसे कक्षा 4 में उत्प्रेषित कर दिया गया है, तो कक्षा 3 और कक्षा 4 के इन विषयों के पाठ का एक टेबुलर फॉर्म बनाकर हम उस पर चिंतन करें कि उसको समझाने के लिए उस कक्षा 4 के किसी एक चैप्टर को, किसी एक पाठ को समझाने के लिए कक्षा 3 की या कक्षा 2 की कौन सी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। मैं तो 1 साल और पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि यह वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बच्चों में आयु एवं वर्ग सापेक्ष अधिगम नहीं है, अधिगम की कमी है, अपेक्षित अधिगम नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि अधिगम नहीं है, लेकिन अपेक्षित अधिगम जो एक न्यूनतम अधिगम स्तर होना चाहिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अनुसार, वह कहीं ना कहीं उसमें कमी है। कक्षा 2 के बच्चों को भाषाई ज्ञान कितना कम से कम होना चाहिए, गणित की जानकारी कितनी होनी चाहिए, उसमें उस उपलब्धि स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए। तो हम कैसे इसे संचालित करें? तो हम कक्षा 4 के बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने के लिए कक्षा 3 और कक्षा 2 की कौन कौन सी जानकारी, और यदि हम वहां से स्टार्ट करते हैं एक साथ, तब निस्संदेह हम कक्षा 4 तक पहुंचने में एक समन्वय के साथ, एक जुड़ाव के साथ हम पाठ को, बच्चों को संबंधित पाठ का परिचय सहजता के साथ हम शिक्षार्थियों के समक्ष रख पाएंगे। और तत्संबंधी हमें कुछ गतिविधियां भी संचालित करनी पड़ेगी, जिससे सभी शिक्षार्थियों की सहभागिता हो। सभी शिक्षार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑनलाइन से, वे अपनी गतिशीलता शिक्षकों की गतिविधि के साथ, शिक्षकों के वक्तव्य के साथ एक जुड़ाव के साथ वह महसूस करे, यह बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में मैंने कुछ बात शिक्षकों से भी की, कुछ अभिभावकों से भी मैंने बात किया और कुछ शिक्षार्थियों से भी बात किया। लगभग 1 साल तक विद्यालय से दूर रहने पर सभी शिक्षक और शिक्षार्थी और अभिभावक जो एक कमरे में बंद हुए, घर के अंदर रहे या एक निश्चित आस पड़ोस में ही संवाद स्थापित कर पाए, उससे कुछ दिनों तक नहीं पढ़ने वाले भी शिक्षार्थी उसका आनंद तो लिए, लेकिन एक ही काम को करते करते जो उनके अंदर जो निरस्ता आई, तो वे कहीं ना कहीं किताब की ओर भी मुड़े, किताब की ओर भी आकर्षित हुए। क्योंकि बिना किताब के, जो किसी दबाव के कारण भी किताब कॉपी के साथ उनका जुड़ाव रहता था, कोरोना काल ने उस जुड़ाव को खत्म किया था। तो जब समय बीता, तो बीतते बीतते उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी अब कुछ किताब देखना चाहिए। उनका उत्साह बढ़ा, वे किताब को देखने लगे, अपने बड़ों भाई से, अपने बड़ी बहन से, अपनी माँ से, जहाँ तक संभव हुआ, या एक टोले मोहल्ले में एक जगह बैठकर उन्होंने शैक्षिक माहौल, शैक्षिक वातावरण का निर्माण जरूर किया।
और कुछ न कुछ पढ़ाई की। कुछ शिक्षकों के द्वारा जो प्रेरणादायक क्लासेज हुए ऑनलाइन के द्वारा, या वे घूमकर अपने अपने शिक्षार्थियों से जो बीच में जाकर के मिले, उनकी समस्याओं को वे जो एक साथ एक किसी एक के दरवाजे पर बैठकर कुछ बच्चों को बुलाकर उनकी समस्याओं को जो उन्होंने समाधान किया। इससे यह कहना कि शिक्षार्थी अपनी किताब से एकदम दूर रहा, यह उतना सही नहीं होगा। दूरियां रहीं, एक समय सारणी के अनुसार उनका संपर्क, उनकी सहभागिता शिक्षकों के आभासी उपस्थिति के द्वारा जरूर हुई, लेकिन वास्तविक अनुभव के साथ उनका नहीं हुआ। लेकिन कुछ न कुछ उन लोगों ने पढ़ा है। तो जो शिक्षार्थियों ने पढ़ा है पिछली कक्षा को, जिसको हम मान के चल रहे हैं कि उनकी पढ़ाई उस कक्षा में कुछ नहीं हुई तो उनकी जानकारी उनकी नहीं है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ जो वैसे अभिभावक जो अपने बच्चे को उस समय में, अभिभावक भी एक जगह बंद थे, वे यदि नौकरी करते थे तो नौकरी में वे भी नहीं जा रहे थे लॉकडाउन के पीरियड में, तो वैसी स्थिति में उन्होंने अपने बच्चों को समय दिया, और समय दिया तो शैक्षिक पहलुओं को, उनकी शैक्षिक समस्याओं को उन्होंने सॉल्व की, समाधान किया और उनको पढ़ाया। तो पढ़ाने से तो वैसे बच्चों का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा जिससे उनको यह महसूस नहीं हो कि हमारे द्वारा जो गतिशीलता है, जो गतिविधि संचालित की जा रही है, उसमें उनको बोरियत हो रही हो। यह भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैं गणित का छात्र रहा हूँ, भाषा से मेरा लगाव थोड़ा कम ही रहा है, भाषाई से मैं पिछड़ा जरूर रहा हूँ भाषाई दृष्टिकोण से। लेकिन जब हम गणित की बात करते हैं और गणित के जब हम गणित को जब हम बांट करके देखते हैं 10वीं कक्षा तक, तो आप भी महसूस करेंगे कि संख्या संबंधी जानकारी बच्चों को दी जाती है, कुछ ज्यामितीय संबंधी जानकारी दी जाती है, ज्यामितीय आकृति के परिमाप क्षेत्रफल की बात की जाती है, आयतन की बात की जाती है, और कुछ जैसे कुछ वैसे शेप्स जिसको हम, जैसे हम बच्चों को देखते भी हैं, और हमने जब टीएलएम की बात कही है तो टीएलएम में हम लोगों ने बाला को भी पढ़ा है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चों को जो गणित जो हम सिखाने की बात करते हैं, इसमें देखिए, इसमें एक हम लोग के प्रोसेस में एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा, जो चाइनीज प्रोवर्ब है कि आई रीड, आई रिमेंबर, आई सी, आई बिलीव, आई डू, आई अंडरस्टैंड। हम पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो जो कंटेंट को हमने पढ़ा है उसके संबंध में विश्वास बनता है, उसके प्रति जागरूकता होती है, उसकी एक समझ विकसित होती है। लेकिन इन सब के साथ जब हम कोई गतिविधि में अपनी गतिशीलता, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, तब हमको उसकी समझ विकसित होते हुए हम प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमको ख्याल रखना चाहिए, और हम शिक्षकों को भी यह जो लर्निंग प्रिंसिपल है, यह जो लर्निंग प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखते हुए, क्षमा करेंगे शिक्षकों का कोई वर्गीकरण नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ 4 तरह के शिक्षक हैं। एक तो यह है जो सोचते हैं कि मुझे कक्षा में जाना है, कोई मुझे यह देखेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ,
तो एक तरह के वे शिक्षक हैं जो कक्षा कक्ष में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरे तरह के शिक्षक हैं जो उनको लगता है कि नहीं, जब मैं कक्षा में जाता ही हूँ और बच्चों को पढ़ाता ही हूँ तो जैसा उनसे पूछ भी लूँ कि कितना समझे कितना नहीं समझे। तो वे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं। और तीसरे तरह के शिक्षक हैं जो उनको लगता है कि नहीं, जिन अपेक्षाओं के साथ मैं जाता हूँ वह 100% में सफल नहीं होता, तो कुछ नए आयाम के साथ, नई नई योजना के साथ वह बच्चों की गतिशीलता को, बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। चौथे तरह के शिक्षक हैं जो कहते हैं कि देखो, हमने TLM का उपयोग किया और तुम्हारे अंदर अधिगम सुनिश्चित करने की कोशिश की, लेकिन यही अंतिम नहीं है, तुम आपस में चर्चा भी करो। और आजकल टेक्नोलॉजी का माध्यम है, टेक्नोलॉजी इतना इनरिच हो गया है कि हम कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यह बात हमारे पास जितनी जानकारी थी वह मैंने दी, लेकिन यही अंतिम सत्य नहीं है, यही अंतिम जानकारी नहीं है। और भी आप जानकारी ले सकते हो, और भी बच्चों से बात कर सकते हो, अपने अभिभावक से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात सकते हो, अपने सीनियर से बात कर सकते हो और बात करके अपनी जानकारी को और तुम एक्सटेंड कर सकते हो, एलोबोरेट कर सकते हो। तीसरे और चौथे तरह के शिक्षकों की कमी है और यह कोरोना काल, यह कैचअप प्रोग्राम कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को तीसरे और चौथे शिक्षक के रूप में परिवर्धित करने के लिए यह बाध्य करता है, क्योंकि यह हमारी आवश्यकता है, यह हमारी बच्चों को संवर्धित करने के लिए यह एक आवश्यक पहलू है। क्योंकि यदि हम इस तरीके से बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वह भी दूरी से, विद्यालय में अब न्यू नॉर्मल में क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है। तो कैचअप प्रोग्राम कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षकों के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, क्योंकि हमारे शिक्षकों को यह मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड टीचिंग का अनुभव है। हमारे शिक्षकों को आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का अनुभव है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हम कैसे लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यह अनुभव है। इन सभी अनुभवों को ध्यान में रखकर आभासी रूप से इन सभी गतिविधियों को हम कैसे संचालित करेंगे, जिससे पूर्व की कक्षा का ज्ञान और वर्तमान कक्षा के ज्ञान में वह एक बाधा साबित नहीं हो, और पूर्व के कक्षा के ज्ञान के साथ, पूर्व के कक्षा के अधिगम के साथ वह अपनी वर्तमान कक्षा के अधिगम को आगे बढ़ाते हुए अगली कक्षा के लिए भी अपने आप को तैयार कर सके। यह कैचअप प्रोग्राम के पीछे यह उद्देश्य फिक्स किया गया है, और यह सब तभी हो सकता है जब हम सभी शिक्षक, और मैं मानता हूँ कि यह शिक्षक का प्लेटफॉर्म जिसमें लगभग 10,000 के लगभग शिक्षक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और यह कहा भी गया है कि लर्निंग प्रिंसिपल क्या कहता है। यह लर्निंग प्रिंसिपल कहता है कि 1 to few, मैं अकेला हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत करूँ, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, 1 to few, few to many and many to all। तो मैं जो आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों का जो स्नेह मुझे मिल रहा है, उस स्नेह से मैं यह समझ सकता हूँ कि हमारी बात सिर्फ आप तक नहीं रहेगी, वह आपके साथियों के बीच जाएगी, और साथियों से फिर वह साथियों तक नहीं रहेगी, उनके साथियों तक भी जाएगी और सभी तक जाएगी। तो यह, और इसके लिए हम सभी शिक्षकों को ही तैयार होना पड़ेगा। यह 10,000
शिक्षकों का ग्रुप नहीं है, यह प्रतिनिधित्व 10 करोड़ शिक्षार्थियों का करता है। इसलिए हमें अभी वर्तमान परिवेश में वैसे कैचअप प्रोग्राम को सोचना होगा, उस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे सभी शिक्षार्थियों को पूर्व की कक्षा के अधिगम के साथ वर्तमान कक्षा के अधिगम को हम कैसे जोड़कर उन्हें आगे ले चलेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो गणित में मैंने देखा था कि कक्षा 6 और कक्षा 7 का जब मैंने एक मूल्यांकन किया तो कक्षा 6 में लगभग 15 कंटेंट हैं जो पाठ हैं जो कि कक्षा 6 में शिक्षार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। उनमें है संख्याओं की समझ, पूर्ण संख्या, संख्याओं का खेल, पूर्णांक, आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ, सरल आकृतियों की समझ, भिन्न, दशमलव, आंकड़ों का प्रयोग, अनुपात और समानुपात, एकीक नियम, बीजगणित, क्षेत्रमिति, सममिति, प्रायोगिक ज्यामिति। यह है आपका कक्षा 6 के लिए। कक्षा 7 में जो बात की जाती है उसमें है पूर्णांक की समझ, भिन्न संख्याएं, दशमलव भिन्न, आंकड़ों का प्रबंधन, ज्यामितीय आकृति की समझ, त्रिभुज और उसके गुण, सर्वांग समता, घातांक, बीजीय व्यंजक, राशियों की तुलना, सरल समीकरण, परिमेय संख्याएं, ज्यामितीय आकृति की रचना, सममिति, परिमिति एवं क्षेत्रफल, त्रिविमीय आकृतियों का द्विमितीय निरूपण, यह है। और जब हम इसका कंपेयर करते हैं तो इन दोनों तत्वों को हम कैसे अपने कक्षा कक्ष में समाहित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि संख्याओं की समझ, पूर्ण संख्या और संख्याओं का खेल, यह हम एक साथ बच्चों में कक्षा 6 की बात जो है यह हम एक साथ चर्चा कर सकते हैं। संख्याओं की समझ के लिए पूर्ण संख्या और संख्याओं का खेल। और एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखना होगा कि हम जितना नासमझ शिक्षार्थी को समझते हैं वह उतना होता नहीं है, और यदि नहीं होता तो आप आजमा के देख लीजिएगा कि स्कूल नहीं जा रहे 2 या 3 वर्ष के बच्चों को आप एक हाथ में 5 टॉफी रखिएगा, एक हाथ में 2 टॉफी रखिएगा और तब उसके सामने में रख करके कहिएगा कि टॉफी ले लो, कभी भी वह 2 टॉफी नहीं लेगा। उसको पता है कि कौन ज्यादा है, यदि उसका पसंदीदा टॉफी होता हो तो, या आप परख सकते हैं। तो जब हम संख्याओं की समझ, पूर्ण संख्या और उससे तत्संबंधी संख्याओं का खेल, देखिए एक बात मैं आप सबों से अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि बच्चों से बातचीत करने में उन्हें क्रिएटिव होने के लिए जरूर अवसर दें, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए जरूर अवसर दें, और वह होगा तब जब आप कुछ खेल कराएंगे संख्या संबंधित। नहीं, हम लोग भी अपने बचपन को याद करें, और जब स्कूल से लौटते थे तो गांव के चौराहे पर कुछ बड़े बुजुर्ग सब बैठा करते थे और उन वैसे तर्कपूर्ण प्रश्न जरूर पूछ लिया करते थे जिससे हमारी समझ विकसित होती थी, और हम उन सभी तार्किक पहलुओं से, जैसे एक एक नियम पे पूछ लेते थे कि 1 रुपया में 5 आम तो 2 रुपया में या 3 रुपया में कितना आम होगा। 5 रुपये में यदि 10 आम मिलता है तो बताओ कि 25 आम का कितना दाम होगा। और तब धीरे से बोलते थे कि यदि एक आंख से तुम 100 मीटर देखते हो तो 2 आंख से कितना मीटर देखोगे।
जड़ता के कारण हम लोग एक एक नियम वहाँ पे लगा देते थे, बहुत जोर से हंसते थे। करके देखो, एक आंख से तुमको दो उंगली दिख रही है, तो 2 आंख से देखो कि क्या 4 उंगली दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हमको उस तरह का, तो यह अवसर हम बच्चों को देना चाहते हैं, इन सभी अवसरों को। तो जो हम गणितीय अवधारणा विकसित करना चाहते हैं वह तार्किकता के साथ हो, बच्चों की सहभागिता के लिए, चिंतनशीलता को विकसित करने के लिए कुछ उस तरह के खेल। अच्छा देखिए, हमने बचपन में बहुत बार खेला है, कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, और इन सभी को उड़ाते उड़ाते हम लोगों ने कुर्सी बेंच को भी उड़ा दिया था। और जब कुर्सी बेंच को उड़ा दिया था, उस समय हमारे दोस्तों की जो हंसी थी, जो मुस्कान थी हमारे उस गतिविधि पर, वह कहीं ना कहीं हमको सीखने के लिए मजबूर करती थी, हमारी तत्परता और तन्मयता को झकझोरती थी। तो बच्चों को जब हम इन सभी बातों को, जब इन सभी संकल्पनाओं की, जब इन सभी अवधारणाओं को जब हम परिचय करा रहे होते हैं, तो गणितीय खेल, गणितीय जो वर्ड प्रॉब्लम हैं, उन सबों पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, जरूर चिंतन का अवसर उनको देना चाहिए, जरूर उनको ग्रुप में बैठा करके कोऑपरेटिव लर्निंग का संदेश देना चाहिए, जिससे वे उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। फिर है, इसके बाद है, अब जब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं तो उसी समय 7वीं कक्षा के लिए यदि पूर्णांक की समझ हम बच्चों को बताते हैं तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षा 6 में भिन्न भी पढ़ना है, कक्षा 7 में भी भिन्न पढ़ना है। जब हम भिन्न की अवधारणाओं की बात कर लेते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं वह हम कर लेते हैं, जिसका न्यूमरेटर एक हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, न्यूमरेटर एक हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, न्यूमरेटर एक हो, नहीं, न्यूमरेटर भिन्न भिन्न हो और डिनोमिनेटर एक हो, और तब हम लोग मिक्स्ड भिन्न की बात करते हैं। यह सभी बातों 6 और 7 के साथ एक साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए फिर दशमलव की बात कर सकते हैं। आंकड़ों का प्रयोग तो हम लोग कक्षा 3 से कर सकते हैं। कक्षा 3 में ही कही ना कि तुम्हारे घर में कितने तरह के या घर के सदस्य कितने हैं, इसकी सहभागिता, तुम्हारे घर में कितने मवेशी हैं, क्या कोई है या नहीं, कितने पालतू जानवर हैं, किसके किसके पास पालतू जानवर है। तो इन सभी बातों को आंकड़ों का प्रबंधन करके, आंकड़ों का प्रबंधन के लिए उस पर प्रयोग करके हम बच्चों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो मैंने बनाया था, जो मैंने सोचा था कि कक्षा 6 और कक्षा 7 के पाठों को एक साथ समन्वित करते हुए कक्षा 6 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ हम कक्षा 7 तक चले जाएंगे, और तब हम समझ बनाते हुए उनकी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए, उनको प्रेरित करते हुए अधिगम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार किया भी जा सकता है, इसमें कहीं कोई मैंने महसूस नहीं किया। और जो वह 15 था, मैं लगभग 22 गतिविधियों के साथ 22 क्लास में कक्षा 6 और कक्षा 7 की स्थिति को हम समन्वित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य विषयों के भी अधिगम प्रतिफल को आधार बनाकर समेकित पाठ्यक्रम तैयार कर, क्योंकि तैयार तो हम शिक्षकों को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमें करेगा भी नहीं। और दूसरा यदि कर भी देता है, जैसे यह जवाबदेही राज्य स्तर पर बिहार शिक्षा परियोजना और वही SCERT के सहयोग से बनाया जाता है, लेकिन उस बनने के बाद फिर हम शिक्षकों की उसकी स्वीकारता भी तो होनी चाहिए ना, उसके प्रति स्वीकारता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्लान कर दिया, हम सोच करके सबों के लिए प्लानिंग कर दी, कुछ लोगों का उसमें
सहभागिता ही नहीं होगी, कुछ लोगों की स्वीकारता नहीं होगी, तो जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किए उसका हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको अटेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो यह निर्देश होना चाहिए कि आपको अधिगम सुनिश्चित। अच्छा देखिए, जिस दिन आपने चैलेंज लिया था, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि सभी बच्चों को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन जिस दिन आपने चुनौतीपूर्ण सोचा होगा कि नहीं, आज चाहे जो कुछ भी हो, मैं जो भी बच्चों के साथ बातचीत करूंगा उसमें सभी बच्चों की सहभागिता होगी, सभी बच्चे अधिगम सुनिश्चित करेंगे, तो इस चुनौती के साथ जब आप कक्षा कक्ष में जाते हैं, वह चाहे आभासी हो या वास्तविक हो, तो आप निसंदेह सफल होते हैं और आपको एक आत्मसंतुष्टि भी होती है। इस ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है, इसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है इस को, और इसको निसंदेह आप सभी बच्चों तक, अपने शिक्षार्थियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं बस इतना ही आप लोगों का आभार मैं व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात को सुनी, और यदि कुछ आपकी जिज्ञासाएं हो, जो कुछ आप हैं, तो चैट बॉक्स के माध्यम से, या मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कुछ लोगों की बातचीत के क्रम में जो कुछ भी बातें यदि आई हैं, तो मैं उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको मैं उसके अनुरूप मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। नहीं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं इस प्लेटफॉर्म को मनोज जी को, गौरव जी को, गुड्डी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं बातचीत करना चाहता था। लेकिन एक अनुरोध चलते चलते मेरा यह होगा कि कैचअप प्रोग्राम आपके भरोसे है, भविष्य आपको गढ़ना है। आप सभी बच्चों को इस प्रकार जरूर ऊर्जा के साथ, बच्चों के साथ आप अपना समन्वय स्थापित करें, जिससे पूर्व कक्षा की कमियों को अगली कक्षा या वर्तमान कक्षा के अधिगम के बीच एक ऑब्स्टेकल के रूप में, बाधा के रूप में वह नहीं समझे, और कोरोना चाहे जितना भी हमें तंग करे, आप उन सब को एक साथ ले जाते हुए, उनमें अधिगम सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ें। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।